जेन जी या फिर कई बार जिसे हम जेन जेड भी कहते हैं। हाल ही में आपने इस शब्द को कई बार सुना होगा। Gen Z protest. चाहे वो नेपाल में तख्ता पलट हो या दुनिया के अलग अलग हिस्सों में प्रोटेस्ट। आज इनमें जेन जी का नाम पहले आ रहा है। आखिर कौन है ये जेन जी और इंडिया में ये कहां पर हैं? क्या ये जेन जी कहीं करप्शन और अनएम्प्लॉयमेंट का नतीजा तो नहीं? आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इन्हें और डिटेल में समझने के लिए हम पहले ये देखते हैं कि इस तरह की नेमिंग कब, कहां और कैसे शुरू हुई थी। इस तरह की नेमिंग 90s के अराउंड में शुरू हुई थी। यहाँ कोई ऑफिशियल बॉडी नहीं है इस तरह की नेमिंग के लिए। ये नेमिंग्स ऐसे ही मीडिया और जर्नलिज्म से शुरू हुई थी। कुछ आर्टिकल्स इसे कुछ राइटर्स और हिस्टोरियंस से भी जोड़ते हैं। इनमें दो सबसे इंपॉर्टेंट राइटर्स का नाम आता है, ज़रतुष्ट्र स्टीन एंड अर्नेस्ट हेमिंग्वे। इन्होंने 1926 में अपनी नॉवेल द सन आल्सो राइजेस में सबसे पहले लॉस्ट जनरेशन का जिक्र किया था। लॉस्ट जनरेशन उन्हें कहा जाता है जिनका जन्म 1883 से 1900 के बीच हुआ था। ये वो लोग थे जो वर्ल्ड वार 1 के टाइम पे मैच्योर हुए थे। यहाँ एक चीज नोटिस कीजिएगा, ये नेमिंग कंट्रीज के अकॉर्डिंग अलग अलग भी हो सकती है। जैसे फ्रांस में इन्हें फायर जनरेशन भी कहा जाता है, जबकि यूके में इन्हें लॉस्ट जनरेशन कहते हैं। यहाँ इस नाम को उन लोगों के लिए यूज किया गया था जो वर्ल्ड वार 1 में शहीद हुए थे, जो कि 1914 से 1918 तक चला था। इनके बाद आती है ग्रेटेस्ट जनरेशन। ये वो लोग थे जिनका जन्म 1900 से 1927 के बीच में हुआ था। इनका दौर वो दौर था जब दुनिया वर्ल्ड वार 1 के बाद इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रही थी, जिसे हम आज द ग्रेट डिप्रेशन के नाम से जानते हैं। इन्हें ग्रेटेस्ट जनरेशन इसीलिए कहा गया क्योंकि इस क्राइसिस के बाद भी इन्होंने वर्ल्ड वार 2 में हिस्सा लिया था, जो कि 1939 से 1945 तक चला था। इनके बाद आती है साइलेंट जनरेशन। ये वो जनरेशन थी जिनका जन्म 1928 से 1945 के बीच हुआ था। पहले इन्हें यंगर जनरेशन का टाइटल दिया गया था, लेकिन फिर इन्हें साइलेंट जनरेशन कहा गया क्योंकि ये अपने पेरेंट्स के कंपैरिजन में आंदोलन और स्पीचेस में कम पार्टिसिपेट करते थे। मतलब ये थोड़ा साइलेंट रहते थे। लेकिन ब्रिटानिका की इस आर्टिकल को पढ़िए, इनके अकॉर्डिंग ये वो जनरेशन थी जिन्होंने कोरियन वार में भी पार्टिसिपेट किया था, जो कि 1950 से 1953 के बीच हुई थी। और इनके बाद आती है बेबी बूमर्स। ये वो जनरेशन थी जिनका जन्म 1946 से 1964 के बीच हुआ था। यानी ये वो जनरेशन थी जिनका जन्म वर्ल्ड वार 2 के बाद हुआ था। इन्हें बेबी बूमर्स भी इसीलिए कहा गया था क्योंकि वर्ल्ड वार 2 के बाद बर्थ रेट अचानक से इंक्रीज हुई थी जब इनका जन्म हुआ था। इनके बाद आती है जनरेशन एक्स। ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1965 से 1980 के बीच हुआ था। जनरेशन एक्स वर्ड का यूज सबसे पहले एक हंगेरियन फोटोग्राफर रॉबर्ट कैप ने 1950 में किया था अपनी एक फोटो के लिए। हालांकि उस वक्त इसे इतनी रिकॉग्निशन नहीं मिली थी, लेकिन धीरे धीरे 1980 आते आते ये प्रचलित हुआ और 1991 में डॉगलस कोपलैंड ने एक नॉवेल लिखी, जनरेशन एक्स टेल्स फॉर एन एक्सिलरेटेड कल्चर करके। इसके बाद इस नाम को ग्लोबल रिकॉग्निशन मिली और ये इतना प्रचलित हुआ। मोस्ट प्रोबेबली इस जनरेशन के लोग आज हमारे आसपास हैं। प्रोबेबली इन्हें जनरेशन एक्स इसलिए कहा गया क्योंकि ये बहुत ज्यादा ऐशो आराम के पीछे नहीं भागते थे। इनके बाद आते हैं मिलीनियल्स या जेन वाई। ये वो लोग हैं जिनका जन्म 1981 से 1996 के बीच हुआ था। ये पहली वो पीढ़ी थी जिनके एज में मॉडर्न टेक्नोलॉजी और इंटरनेट अच्छे तरीके से यूज होनी शुरू हो गई थी। अमेरिका में इस जनरेशन को अनलकीस्ट जनरेशन भी कहा जाता है क्योंकि इनके टाइम पर इकोनॉमिक ग्रोथ काफी स्लो थी। इन्हें मिलीनियल्स इसलिए कहा गया क्योंकि अब ये एक नए दौर के एडल्ट्स थे, और क्योंकि ये जनरेशन एक्स के बाद की जनरेशन थी तो इन्हें जनरेशन वाई भी कहा जाता है। और इनके बाद आती है आज की जनरेशन यानी जेन जेड, जो कि पिछले कुछ दिनों से काफी चर्चे में है। इन्हें कई बार जूमर्स भी कहा जाता है क्योंकि बेबी बूमर्स और जनरेशन जेड का एक कॉम्बिनेशन है। क्योंकि बेबी बूमर्स के टाइम पर टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी कि अब जनरेशन जेड के टाइम पर है, तो इसलिए कुछ लोग इन्हीं का कंपैरिजन कर मजाक मजाक में मीम्स वगैरह बनाते रहते हैं। जेन जी यानी जनरेशन जेड के लोग वो लोग हैं जिनका जन्म 1997 से 2012-13 के बीच हुआ था। यानी मेजरली इसमें आज के कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं। अब क्योंकि ये जनरेशन वाई के बाद आती है इसलिए इन्हें जनरेशन
जेड कहा जाता है। और इनके बाद आती है अल्फा जनरेशन, जिनका जन्म 2012-13 के बाद हुआ था। ये मेनली स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं। जनरेशन अल्फा ये नेम एक ऑस्ट्रेलियन ऑथर मार्क मैक्रिंडल ने दिया था। एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि ये नाम उन्होंने एक सर्वे के बाद दिया था। उन्होंने फ्यूचर के लिए भी नेमिंग की है, यानी 2025 से 2039 के बीच में जिनका जन्म होगा उन्हें हम जनरेशन बीटा कहेंगे। इनको इन्होंने जनरेशन बीटा इसलिए कहा क्योंकि ये जनरेशन अल्फा के बाद आती है। अगर हम यहाँ सीधे सीधे तौर पर देखें तो 1928 से 1945 के बीच में जिनका जन्म हो उन्हें साइलेंट जनरेशन कहते हैं। 1946 से 1964 के बीच में जिनका जन्म हुआ उन्हें बेबी बूमर्स। 1965 से 1980 के बीच में जिनका जन्म हुआ उन्हें जनरेशन एक्स। 1981 से 1996 के बीच में जिनका जन्म हुआ उन्हें मिलीनियल्स या फिर जनरेशन वाई। और 1997 से 2012 के बीच में जिनका जन्म हो उन्हें जेनजी यानी जनरेशन जेड। 2013 से 2025 के बीच में जिनका जन्म हो उन्हें जनरेशन अल्फा। और 2025 से 2039 के बीच में जिनका जन्म होगा उन्हें हम जनरेशन बीटा कहेंगे। आई होप अब आप लोग इस जनरेशन कल्चर के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि आखिर ये जेनजीज ही पिछले कुछ दिनों से इतने पॉपुलर क्यों हो रहे हैं और इंडिया में इन जेनजीज की क्या कंडीशन है। आज ये जेनजीज अपनी रिवोल्यूशनरी एक्टिविटीज की वजह से इतनी पॉपुलर हो रहे हैं। इन्हीं जेनजीज ने पिछले महीने नेपाल में प्रोटेस्ट कर तख्ता पलट कर दिया। दुनिया भर में चाहे इनइक्वालिटी और इनजस्टिस के खिलाफ प्रोटेस्ट हो या फिर स्टार्टअप्स और इकोनॉमी में हिस्सा लेना, हर जगह यही जेनजीज आगे आ रहे हैं। अगर बात करें इंडिया की तो इंडिया में भी ये जेनजीज लगातार पिछले कई महीनों से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। कभी किसी पेपर लीक को लेकर, कभी एग्जाम घोटाले को लेकर, तो कभी करप्शन को लेकर। यही जेनजीज पिछले कई महीनों से लद्दाख में भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जेनजीज में मेनली स्टूडेंट्स हैं और गवर्नमेंट की इस रिपोर्ट को देखिए, इंडिया में स्टूडेंट्स की पॉपुलेशन 40 करोड़ से भी ज्यादा है। पीआईबी की इस रिपोर्ट को देखिए, स्कूल्स और हायर एजुकेशन को मिलाकर इंडिया में 40 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। जबकि ये सर्वे उन स्टूडेंट्स की बात नहीं करती जो सालों से दिल्ली, इलाहाबाद, कोटा जैसे स्टेट्स में तैयारी कर रहे हैं। गवर्नमेंट ने पिछले साल में सिर्फ कोचिंग इंस्टीट्यूट से 5,500 करोड़ का जीएसटी रेवेन्यू जनरेट किया था। तो आप समझ सकते हैं कि कितने स्टूडेंट्स होंगे जो इन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स में पैसे भर रहे हैं। और जब बात एग्जाम और सिलेक्शन की आती है तो पेपर लीक, मिसकंडक्शन और करप्शन की खबरें आ जाती हैं और फिर मजबूरन यही स्टूडेंट्स एक जेनजी की तरह प्रोटेस्ट में उतरते हैं। हमारे यहाँ स्टूडेंट्स और प्रोटेस्ट का क्या नाता है वो तो पिछले कुछ महीनों में आपने देखा ही होगा। चाहे एसएससी हो या यूपीएससी, बीपीएससी हो या नीट, हर बार यही स्टूडेंट्स एक जेनजी की तरह सड़कों पर उतरते हैं और अपने हक के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, क्योंकि ये सालों तक लाखों रुपए भरकर मेहनत करते हैं और कई बार तो एग्जाम्स होते भी नहीं, होते हैं तो कई सालों में एक बार। और इन सब के बाद आती है अनएम्प्लॉयमेंट, जो इस देश में अपनी टॉप पर है। हालांकि वो बात अलग है कि गवर्नमेंट सर्वे के अकॉर्डिंग पिछले कुछ सालों में ये अनएम्प्लॉयमेंट रेट घटा है। यहाँ मेरी पर्सनल ओपिनियन यही रहेगी कि इस डाटा को दोबारा चेक किया जाना चाहिए और कुछ इसी तरह का एस्टिमेट इन इकोनॉमिस्ट्स का भी है। खैर, इस अनएम्प्लॉयमेंट का असर ये पड़ता है कि पॉवर्टी और क्रिमिनल एक्टिविटीज बढ़ती जाती हैं। ऐसे में वो बच्चा जो पहले एक स्टूडेंट था वो धीरे धीरे एक अनएम्प्लॉयड यूथ बनता है और फिर उसके अंदर से निकल कर आती हैं जेनजीज की वो क्वालिटीज जिसकी वजह से ये जेनजीज आजकल इतने पॉपुलर हो रहे हैं। इसलिए यहाँ गवर्नमेंट को कुछ स्टेप्स लेने होंगे जिससे युवाओं में जेनजी की इन क्वालिटीज को खत्म किया जा सके। इसमें कुछ की स्टेप्स हो सकते हैं: करप्शन को खत्म करना, एजुकेशन सेक्टर को इम्प्रूव करना और इन युवाओं को एम्प्लॉयमेंट देना। यहाँ सवाल ये उठता है कि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, गवर्नमेंट इतनी सारी नौकरियां कैसे दे सकती है? तो हाँ, ये बात सच है कि अगर पॉपुलेशन को देखें तो गवर्नमेंट के लिए भी इतनी सारी नौकरियां देना बहुत मुश्किल है। लेकिन गवर्नमेंट का काम सिर्फ नौकरियां देना नहीं होता। गवर्नमेंट का काम होता है कि ऐसी पॉलिसीज बनाई जाएं जिससे देश में स्टार्टअप्स और इन्वेस्टमेंट बढ़े। इससे नई नई कंपनियां बढ़ेंगी और उनमें जॉब क्रिएशन देखने को मिलेगा, जिससे कि काफी हद तक अनएम्प्लॉयमेंट को खत्म किया जा सकता है। सो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि अगर सीधे तौर पर देखें तो इस देश की ये जनरेशन जेड कहीं करप्शन से, कहीं किताबों से, तो कहीं अनएम्प्लॉयमेंट से स्ट्रगल कर रही है। इन सब में आप कौन सी जनरेशन के हैं नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।